दोस्तों, मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सूरज से पहले मैं उठ जाऊं और सूरज को सूर्य नमस्कार करूं। मैं हर रोज हेल्दी ब्रेकफास्ट खाती हूं। कम से कम 1 घंटा हर रोज मॉर्निंग वॉक करती हूं। कम से कम आधा घंटा रोज योगा करती हूं, एक्सरसाइज करती हूं। सलाद, फल, सब्जियां, सब कुछ मैं अपनी डाइट में खाती हूं। लेकिन क्या मैं बीमार पड़ती हूं ये सब करने के बाद? नमस्कार, मेरा नाम है सुगंध शर्मा। indianmoney.com के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बीमार पड़ती हूं। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि अच्छा खाना खाने के बावजूद, एक बैलेंस्ड डाइट लेने के बावजूद हम बीमार पड़ते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल का बिल जो है वो कभी कभी बहुत तगड़ा आ जाता है? हम क्यों सेहतमंद नहीं हैं? हम क्यों हमारी दादी और नानी की तरह मजबूत नहीं है? हमारी स्किन शाइन क्यों नहीं मारती? हमारे बाल क्यों गिरते रहते हैं? इन सारी चीजों का एक ही जवाब है और वो है खाना। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, लेट फूड डाई बी द मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन डाई बी द फूड। इसका मतलब यह है कि आप दवाइयां अगर नहीं खाना चाहते तो आप वो खाना खाइए जो आपके शरीर के लिए दवाइयों की तरह काम करे। जी हां, हम जो खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, क्योंकि हम हर रोज केमिकल फर्टिलाइजर्स से उगा हुआ केमिकल इंड्यूस्ड फूड खाते हैं। इसीलिए अच्छा खाना खाने के बावजूद हमारी सेहत नहीं सुधरती। इसी वजह से आजकल एक नया ट्रेंड चल चुका है और वो है ऑर्गेनिक फूड खाने का। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगे दामों पर ऑर्गेनिक फूड खरीदते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक फूड खा सकें और अपनी सेहत को और ज्यादा बढ़िया बना सकें। दोस्तों, आजकल हर जगह पे ऑर्गेनिक फूड की धूम मची हुई है, इसीलिए हर जगह पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की ग्लोबल मार्केट डिमांड जो है वो 5.57 बिलियन यूएस डॉलर्स थी 2016 में, और ये बढ़ रही है CAGR 7% के रेट से, और 2025 में ये बढ़कर हो जाएगी 10.23 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट डिमांड इन फर्टिलाइजर्स की कितनी ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत में मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजर्स की कुल मार्केट है 848 बिलियन रुपीस की, जिसमें से 25% शेयर आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। भारत में अब ऑर्गेनिक फूड हर किसान उगाना चाहता है, हर कोई जो है ऑर्गेनिक फूड खाना चाहता है, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इतने ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होते, इसलिए कई बार तो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंपोर्ट की बात आई है तो और एक बात बता दूं, अगर आप एक किसान हैं, आप फल और सब्जियां उगा रहे हैं और आप उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने पड़ेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स से उगे हुए खाने को अपने देश में इंपोर्ट नहीं होने देते हैं। जी हां, तब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आज आपको रेकमेंड करती हूं कि हमारे फ्रीडम ऐप पे है एक बहुत ही बढ़िया कोर्स जिसका नाम है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कोर्स। इस कोर्स को कीजिए और खुद सोचिए कि क्या आपको भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहिए। मैं कहती हूं जरूर करना चाहिए भाई। जो चीज ट्रेंडिंग हो, जो चीज बहुत बिकने वाली हो, वो तो करनी ही चाहिए, लेकिन जो चीज समाज का कल्याण करे उसे जरूर करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि समाज का कल्याण कैसे होगा। चलिए आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके चली जाती हूं। पहले हम हर चीज जो है वो ऑर्गेनिक ही उगाते थे। पहले हमारे पास केमिकल्स थे ही नहीं। बहुत सारी क्रॉप्स उगाने के चक्कर में हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भूमि प्रदूषित होती गई, धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषित होता गया और हमारा खाना भी दूषित होता गया। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब फिर से लोग जो हैं चाहते हैं कि भूमि जो है वो साफ सुथरी हो जाए, ऑर्गेनिक फूड वो उगाएं और लोगों को ऑर्गेनिक फूड खिलाएं। चलिए देखते हैं एक झलक कि इस कोर्स में हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो हमें क्या क्या सिखाने वाले हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का जो बिजनेस है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जब आप आमतौर पे जिम जाते हैं या कहीं किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो वो आपको ये बोलता है कि अपने खाने में जो फैट है उसका कंटेंट थोड़ा कम रखिए, जो प्रोटीन है उसका कंटेंट बढ़ा लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कंटेंट थोड़ा कम रखिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे खाने को मतलब कंस्टिट्यूट करती हैं।
उसी तरह से एक बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें फल, सब्जी और तमाम चीजों को इंक्लूड करके चलना चाहिए। तो वो अवेलेबिलिटी देता है इंसानी शरीर को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ये यही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, उनके ग्रोथ और उनके सर्वाइवल के लिए। तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये 3 प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनकी सबसे बल्क में जरूरत होती है किसी भी प्लांट को। और उसके बाद बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं जिनमें जिंक, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, ये मॉलिबेडनम, ये आते हैं बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट्स को। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि एनिमल या प्लांट सोर्स से ही लिए जाते हैं। वो फैक्ट्रियों में नहीं बनाए जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं कि जो केमिकल प्लांट में बने जिसमें केमिकल रॉ मटेरियल्स पड़े। इस वजह से वो नेचर के ज्यादा करीब होते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि किसी गौशाला या किसी डेयरी के आसपास अपना सेटअप करें। अगर हम लार्ज स्केल पे ये काम करना चाह रहे हैं जिसमें हम कई डिस्ट्रिक्ट्स में या एक से ज्यादा स्टेट में अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि किसी बड़े डिस्टिलरी या शुगर मिल के आसपास हम अपने प्रोजेक्ट को सिचुएट करें, क्योंकि उससे जो आपका रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट होगा वो काफी आसान हो जाएगा। अगर हम लैंड की बात करें या अगर हम कवर्ड शेड की बात करें, तो आप 2 से 2,500 स्क्वायर फीट का मिनिमम स्पेस आपको रिक्वायर्ड होगा एक छोटे स्केल पे इस काम को शुरू करने के लिए। और अगर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करें तो आपको एक लेबोरेटरी रिक्वायर्ड होगी। लेबोरेटरी स्पेस भी आप मान के चलें कि कम से कम 1,500 से 2,000 स्क्वायर फीट का कवर्ड, एनक्लोज्ड और कवर्ड स्पेस होना चाहिए। और जो वर्किंग एरिया होगा आपका वो कम से कम 5,000 स्क्वायर फीट का आपका वर्किंग एरिया होना चाहिए जो कि कवर्ड होगा, शेड शेड होगा उस पर। और 5,000 स्क्वायर फीट का आपका होल्डिंग एरिया होना चाहिए जहां पे आप अपने रॉ मटेरियल को स्टोर करेंगे। बहुत ही छोटे स्केल पे आप कर पाएंगे घर से, वो शायद इतना भी नहीं हो पाएगा कि आप जो अपने घर के फूल के गमले हैं उनको भी उतनी खाद दे पाए, घर से तो मुश्किल होगा। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मुझे लगता है कि जैसे थोड़ा सा जो एफ्लुएंट है, जो इसमें आप जो अपने बायो फर्टिलाइजर को डिकम्पोज कराएंगे और उसको प्रोसेस करेंगे, उसमें जो कहीं ना कहीं पानी उसमें से निकलता है, तो वो पानी की डिस्पोजल की व्यवस्था होनी चाहिए। जो बायो फर्टिलाइजर, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब डिकम्पोज होता है तो इसमें काफी बदबू भी आती है, तो आसपास रिहायशी इलाका होगा तो कहीं ना कहीं आपको शिकायतें झेलनी पड़ेंगी। और अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एरिया को चूज करना चाहिए। बेसिकली हमें जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो होता है, एक मिक्सर चाहिए होगा, कुछ स्प्रे मशीन्स चाहिए होंगी जिनसे हम जो डिकम्पोजर सोल्यूशन है उसको अपने कंपोस्ट पे स्प्रे कर पाए। और उसके अलावा कुछ हमें फावड़े या स्पेड्स चाहिए होंगे जिनसे हम उसको प्रॉपर मिक्स कर पाए, कटिंग और मिक्सिंग उसकी हो पाए। उसके अलावा हमें कुछ पैकेजिंग मशीन्स चाहिए होंगी जो आप अगर बड़े बैग्स में उसको बेचना चाहेंगे तो उनको बैग्स में फिल करना है, और बैग सिलने हैं तो उसके लिए बैग क्लोजर मशीन आती है, वो चाहिए होंगी जी। और अगर छोटे पाउचेस बनाने हैं तो पाउचेस में फिल करके उस पाउच को सील करने के लिए सीलिंग मशीन आती हैं, वो सीलिंग मशीन चाहिए होंगी। बस इतनी मशीन है। यही मान के चलिए कि आपका अगर आप छोटे से छोटा सेटअप करते हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए आपके इक्विपमेंट में लग जाएंगे जी। वेयर हाउस आप मान के चलें कि एटलीस्ट आपको 5,000 स्क्वायर फीट का एक वेयर हाउस चाहिए होगा जिसमें आप मटेरियल स्टोर करेंगे। मतलब आप अगर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा बड़े स्केल पे करना चाह रहे हैं तो आपको 5,000 स्क्वायर फीट का एटलीस्ट आपको जगह चाहिए होगी जहां पे आप प्रोडक्शन करेंगे। नॉर्मली अगर हम सोचें तो हम फर्टिलाइजर के बिजनेस को एक एवरग्रीन बिजनेस मान सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल
इंसान एक बार को लग्जरी गाड़ी खरीदना छोड़ सकता है, लग्जरी मोबाइल खरीदना छोड़ सकता है, मगर खाना पीना तो नहीं छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्टेबल और सस्टेनेबल बिजनेस है। मगर फिर भी जैसे कि सारे बिजनेस होते हैं, वैसे इस बिजनेस में भी बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है दुनिया में जो चल रहा होता है उसका असर दिखता है। 2008 में अमेरिका में रिसेशन आया था और उसका इंडियन मार्केट पे बहुत सिग्निफिकेंट असर देखने को मिला था। उस वक्त भी हमने अपने बिजनेस में एक बहुत स्टीप डाउनफॉल देखा था। और अभी 2019 से जो एक कोविड की जो लहर चल रही है और ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स जो कभी किसी इंसान ने इमेजिन नहीं किया था अपने लाइफ में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है शेल्फ लाइफ। मतलब कि अगर आपका प्रोडक्ट आपने बनाया आप ही के गोदाम में, अगर वो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल अगर रह गया, या जिसके यहाँ आपने भेजा उस दुकानदार के गोदाम पे अगर वो 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल अगर उसके गोदाम पे रह गया, तो आप ये मान के चलें कि प्रोडक्ट सेट होना शुरू हो जाएगा और मॉइस्चर उसमें से उड़ जाएगा, वो सूखी एकदम रूखी खाद हो जाएगी और वो किसी काम की नहीं रहेगी। जो सबसे आसान तरीका इस चैलेंज को कन्फ्रंट करने का ये है कि आप अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है उसको बहुत ही प्रैग्मेटिक रखें और बहुत ही अलर्ट रखें। जी, ओवर इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगा सबसे बड़ी गलती है जो अधिकतर बिजनेस ओनर से हो जाती है। आप कहीं ना कहीं जब आप एक बिजनेस सेटअप करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बेस्ट हो, आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट हो, आप अच्छी से अच्छी मशीनें खरीदना चाहते हैं, आप अच्छे से अच्छा प्लांट लगाना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी लोकेशन पे शॉप या जमीन या वेयर हाउस खरीदना चाहते हैं। मगर हमेशा अपने बजट को ध्यान में रख के चलें और हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अकाउंटेबिलिटी लेके चलें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। क्योंकि जो सबसे बड़ा सेटबैक लगता है किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को, वो जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है और फाइनेंस कराता है तब तक उसको ये बात कोई बताता नहीं है, बट जैसे ही वो पहले 2-3 महीने बिजनेस रन करता है फिर उसको समझ में आता है कि अब मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट कराने के लिए पैसे कहां से लिए। तो सुना आपने, कितना आसान है अपना खुद का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना। और अगर आप ये चिंता कर रहे हैं कि बिजनेस शुरू करने के बाद मैं इन फर्टिलाइजर्स को बेचूंगा कहां या बेचूंगी कहां, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। शहरों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टेरेस गार्डनिंग करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो किचन गार्डन जो है वो टेरेस पे एस्टैब्लिश करते हैं, इन चीजों को उगाते हैं, लोगों को बेचते हैं। उन लोगों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। गांव में बहुत सारे किसान जो है उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी है। इनफैक्ट अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो साथ साथ आप अपना खुद का ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आप अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड स्टोर भी खोल सकते हैं। एक तीर से कितने सारे निशाने यहां पर लग रहे हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि जल्दी से फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है उसे शुरू कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इसी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर करके खाना उगाते रहे तो आगे जाकर भूमि इतनी दूषित हो जाएगी कि उसमें खाना ही नहीं उगा पाएंगे। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप अपनाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप यूज करते हैं, ऑर्गेनिक खाना आप खाते हैं, तो सेहत और जिंदगी दोनों अच्छे हो जाएंगे। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा साइनिंग ऑफ।